हेलो दोस्तों, पिछले 4 साल में इंडियन स्टॉक मार्केट में ऐसा पहली बार हुआ है जब फॉरेन इन्वेस्टर ने 15,243 करोड़ रुपए का डिसइन्वेस्टमेंट किया हो। लेकिन आप जानते हैं इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे आप जानते ही हैं कि आपने खबरें पढ़ा ही होगा, सुना ही होगा कि ईरान ने इजराइल पर रिटेलिएट किया है, वो भी 183 या फिर 180 बैलिस्टिक मिसाइल से। लेकिन ईरान ने रिटेलिएट क्यों किया, ये आप देख ही रहे होंगे खबर में, तो हम उसके ऊपर नहीं जाते हैं, बल्कि हम ये बात करते हैं कि क्या इस मार्केट के फॉल होने से और मैस मार्केट के क्रैश होने से क्या आपको भी डिसइन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए, या फिर एक नया मौका बना है आपको इन्वेस्टमेंट करने का। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज मैं भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ 9 अक्टूबर को, यानी कि 9 अक्टूबर को 12 बजे। तो ये कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, इसके पीछे जो पहला रीज़न है वो है एस्केलेटिंग टेंशन इन मिडिल ईस्ट। तो ये मिडिल ईस्ट का जो टेंशन है वो किस तरह मार्केट क्रैश का वजह बना, और आखिर ये इंडियन मार्केट इतना ज़्यादा क्यों क्रैश हुआ। तो जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों कि मिडिल ईस्ट से इंडिया सिर्फ 45.86% अपना क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। और ये क्रूड ऑयल क्या होता है, किसी भी एक इकोनॉमी की एक जान होती है, एक रीढ़ की हड्डी ऐसी मानी जाती है। तो जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है वो उसमें से कौन कौन कंट्री शामिल है, जिसमें इराक है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, कतर है, ओमान है, कुवैत है। तो दोस्तों, अगर ये मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, क्रूड ऑयल का दाम बढ़ेगा। और यही वजह है कि जब उससे बाइडेन से पूछा गया कि क्या आप इजराइल की रिटेलिएट को सपोर्ट करते हैं, तो उन्होंने कहा इसके ऊपर मैं फ़ैसला लूँगा। इसके बाद ये क्या हुआ कि क्रूड ऑयल का दाम 4% बढ़ गया। और क्रूड ऑयल का दाम बढ़ने से क्या होता है कि जब क्रूड ऑयल का दाम बढ़ता है तो प्रोडक्ट की इनपुट कॉस्ट, ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट वगैरह बढ़ जाता है। और इस ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ने से क्या होता है कि फिर कंपनी की अर्निंग्स में कमी आती है। और अर्निंग में कमी आने की वजह से क्या होता है कि उसका जो रिज़ल्ट आएगा क्वार्टर का, वो उसमें प्रॉफिट कम दिखेगा। तो क्या उस डर से क्या होता है, इन्वेस्टर जो होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर अपना वो डिसइन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं, और वो चाहते हैं कि वो नीचे के भाव में ख़रीदें, और जब वो सही दाम में मार्केट में जो प्राइस है वो आ जाए तब ख़रीदें। लेकिन मेनली इसके पीछे क्या फैक्टर है, एक चीज़ हमें देखना चाहिए, क्या ये किसी कंपनी की इंटरनल फैक्टर या एक्सटर्नल फैक्टर है। अगर ये किसी कंपनी के या किसी स्टॉक के इंटरनल फैक्टर नहीं है बल्कि एक्सटर्नल फैक्टर है, तो हमें उस फैक्टर पे ध्यान देना चाहिए। तो हमें पता है कि ये फैक्टर एक्सटर्नल फैक्टर है, तो इसमें कंपनी का कोई खतरा नहीं है। तो इसमें क्या होता है, जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो क्या करते हैं, ऐसे मौके तलाश करते हैं और अच्छे शेयर में कम दाम पर, यानी कि लोअर वैल्यू पर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं और बड़े मुनाफा कमाते हैं। यही वजह है कि वॉरेन बफेट ने भी कहा है कि जब दूसरे लोग डरे हुए हों तो आप इन्वेस्ट कीजिए, और जब दूसरे लोग इन्वेस्ट कर रहे हों, निडर हों, तो आप उस टाइम डरिए। इसलिए क्या होते हैं, बड़ा इन्वेस्टर क्या करता है, जो चालाक इन्वेस्टर होता है, जो मार्केट को समझता है, वो क्या करता है, पहले फैक्टर को देखता है कि क्या किसी कंपनी की जो स्टॉक है, क्या ये इसके अंदर ये इंटरनल फैक्टर है या एक्सटर्नल फैक्टर है। तो अगर इंटरनल फैक्टर होता है तो वो क्या, वो सोच समझ के इन्वेस्ट करता है। अगर एक्सटर्नल फैक्टर होता है तब वो क्या करता है, बड़ा शेयर क्या है, सही दाम में मिल जाता है, अच्छे दाम में, और अच्छे दाम में क्या करता है, उसको इन्वेस्ट कर लेता है। तो दोस्तों, मैंने बताया कि ये किस तरह इम्पैक्ट करता है। क्रूड ऑयल का दाम बढ़ने से क्या होगा कि कंपनी की अर्निंग में कमी आएगी, तो क्या होगा, प्रॉफिट कम होगा। प्रॉफिट कम होने से क्या होगा, फिर इन्वेस्टर क्या करते हैं, डिसइन्वेस्ट करते हैं। डिसइन्वेस्ट करने से क्या होता है, मार्केट क्रैश होता है और गिरता है। यही वजह है कि पिछले सिर्फ एक दिन यानी कि 4 अक्टूबर को 15,243 करोड़ रुपये का फॉरेन डिसइन्वेस्टमेंट हुआ, और ये मंडे तक रहा। मंडे भी मार्केट गिरा था, यानी टोटल ओवरऑल 5% से ज़्यादा मार्केट गिर गया था। लेकिन आज मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 9 तारीख को, तो आज कुछ करेक्शन हुआ है, और आज जो मार्केट है वो सेंसेक्स 585 पॉइंट ऊपर हुआ है और निफ्टी 25,000 के अबव हुआ है। यानी कि सेंसेक्स जो हुआ है वो 0.72% अबव गया है, और निफ्टी 0.88%, यानी निफ्टी है 25,000 के अबव और सेंसेक्स है 81,634। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे चार्ट एक खोला है, ये मैंने निफ्टी की एक चार्ट खोली है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सबसे बड़ा सपोर्ट लेवल है वो है 25,000 के नीचे, यानी कि 2411.50। यहाँ पे जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंट लेवल है वो क्या है, 25,087। अगर ये वेडनेसडे को मार्केट खुलता है, इस रेजिस्टेंट को तोड़ देता है, तो आप कह सकते हैं कि मार्केट एक अपर मूव लेगा। लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि क्या ऐसे मौके पर हम किसी शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, ऐसे मौके पे क्या होता है, अच्छे स्टॉक हमें सस्ते में मिल जाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ऐसे शेयर को ढूंढना पड़ता है, ऐसे शेयर ढूंढने पड़ते हैं जो मार्केट में अच्छा रिटर्न दे रहा हो और जिसका रिकॉर्ड अच्छा हो, और उसमें कोई बड़ा डेट भी ना हो, और उसमें कोई ऐसा इंटरनल फैक्टर ना हो जिसकी वजह से वो गिरा हो, बल्कि जो अभी एक्सटर्नल फैक्टर था वो एक्सटर्नल फैक्टर को ऐसे वो इम्पैक्ट हुआ हो। तो उसमें मैंने क्या किया, मैंने इसमें कुछ शेयर निकाला है, जिसे आप देख सकते हैं। मैं ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बना रहा हूँ, बस छोटा वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप आसानी से इस वीडियो को समझ सकें और इस शेयर को देख सकें। तो मैंने सिर्फ 2 फैक्टर यहाँ पे बताया था कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो हुआ है
और क्यों आउट हुआ है? क्योंकि ग्लोबल क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ा है। वो किस तरह रेवेन्यू को इम्पैक्ट करता है और अर्निंग को इम्पैक्ट करता है। और इसके अलावा भी एक और रीज़न है, वो रीज़न है कि चाइना ने अपना रेपो रेट कट किया है। जब रेपो रेट कोई कंट्री अपना कम करता है तो उससे क्या होता है, उससे जो लोन दिया जाता है कंपनी को वो सस्ते भाव पे दिया जाता है, जिससे क्या होता है, उससे इकोनॉमी बूम करती है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट लीवर होते हैं। यही वजह है कि ये जो इंडिया से सारे जो इन्वेस्टर यहाँ से आउट हुए हैं वो सारे कहाँ गए हैं? चाइना में। क्योंकि चाइना ने अपना रेपो रेट कम किया है। कितना कम किया है? पहले जो 0.2% करता था, अब वो क्या किया, 1.5% कम किया है। जिसकी वजह से क्या हुआ है कि जितना जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया से आउट हुए थे वो सारे कहाँ चले गए? चाइना चले गए। क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि ये अच्छा भाव मिलेगा और यहाँ पे अब इकोनॉमी ग्रोथ करेगी, यानी कि जो रिसेशन चल रहा था वो रिसेशन वहाँ पे ख़त्म होने वाला है। ये और उन्हें अच्छा भाव पे वहाँ पे शेयर मिल रहे हैं और ज़्यादा उन्हें लगता है कि ज़्यादा ग्रोथ करेगा, इसलिए यहाँ से डिसइन्वेस्टमेंट किया। लेकिन दोस्तों सिर्फ ये रीज़न नहीं है, बल्कि सेबी ने एक ऐसे रेगुलेशन भी लाया है डेरिवेटिव्स में, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो नए सिस्टम की वजह से, नए रेगुलेशन की वजह से कुछ पैनिक क्रिएट हुआ है, जिसकी वजह से भी शेयर गिरा है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे कुछ शेयर बताऊँगा जिसको मैंने देखा है उसके रिकॉर्ड के ऊपर कि इस शेयर ने अच्छा रिटर्न दिया है 3-4 सालों में और अच्छा परफॉर्म किया है। तो उसमें मैंने जो पहला शेयर रखा है उस शेयर का नाम है मुंजल ऑटो इंडस्ट्री। ये क्या करता है? ऑटो पार्ट्स सेल करता है। अगर इसकी मार्केट कैप देखें तो 1244 करोड़ है। ये स्मॉल कैप कंपनी है और इसका करंट मार्केट प्राइस जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 9 तारीख को, जब ये मार्केट क्लोज हुआ था 8 तारीख को, तो इसका जो भाव था वो था 126 रुपया। और इसकी पी है 30.79, जबकि इंडस्ट्री पी है 41.77। अगर इससे डिविडेंड की बात करें तो 1.5% का डिविडेंड देता है। और नेट प्रॉफिट जो इस साल हुआ उसका वो क्या हुआ, 10.47 करोड़ रुपये ज़्यादा हुआ पिछले साल से, जो कि वेरिएंस कितना है क्वार्टर प्रॉफिट का 102.03%। जबकि सेल्स कितना बढ़ा, 509.92 करोड़, जो कि कितना वेरिएंस है 0.2%। जबकि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इस क्वार्टर में कितना दिया 14.77%, जबकि 3 साल में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया 11.53%। तो आप देख सकते हैं कि 3 साल में ये कंपनी ने हर साल 3 साल में इस कंपनी ने कितना रिटर्न दिया कैपिटल के ऊपर 11.53%। दूसरी कंपनी जो मैं बता रहा हूँ उसमें क्या है, ग्रेव्यूर एंड वेल, ये एक केमिकल बनाने वाली कंपनी है। इसकी 52 वीक्स है 118 रुपये 20 पैसा है, जबकि करंट मार्केट प्राइस 104 रुपये 60 पैसा है। और इसकी जो मार्केट कैप है वो कितना है 4,933 करोड़, यानी एक स्मॉल कैप कंपनी है। इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो 30.82 है, जबकि इंडस्ट्री कितनी है 56.09, यानी कि ये भी अंडर वैल्यूड शेयर है। ये डिविडेंड कितना देती है 0.49, जब इसकी नेट क्वार्टर प्रॉफिट कितना हुआ था 50.71 करोड़, जो कि कितना वेरिएंस था 37.43%, यानी 37.43% से ये पिछले क्वार्टर से ज़्यादा प्रॉफिट दिया इस बार। मैंने यहाँ पर जो तीनों शेयर लाया है, तीनों शेयर में ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपने पिछले क्वार्टर से इन्होंने अच्छा रिजल्ट किया और सेल्स में भी अच्छा किया और प्रॉफिट में भी अच्छा किया। और इसके अलावा ये सिर्फ ऐसी कंपनी नहीं कि ये सिर्फ इस क्वार्टर में इन्होंने अच्छा किया, बल्कि ये लगातार हर साल ये कंपनी रिटर्न अच्छी खासी रिटर्न दे रही है। इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसने रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो दिया है इस साल कितना दिया है 26.09, जबकि 3 साल में कितना दिया है 22.87। जबकि तीसरी जो कंपनी है वो जीपीटी इंफ्रा प्रोजेक्ट, ये कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जिसकी 52 वीक्स हाई कितना है 204 यानी 204। और करंट मार्केट कैप कितनी है इसकी 1843 करोड़, यानी ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है। जबकि इसकी करंट मार्केट प्राइस कितनी है 143.86। अगर इस प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो 30.01, जबकि इंडस्ट्री पी की 34.48। ये डिविडेंड देती है 0.8। इसकी नेट क्वार्टर प्रॉफिट कितना हुआ 16.03, जबकि कितना वेरिएंस है पिछले क्वार्टर के हिसाब से 31.61, यानी 31.61% ज़्यादा पिछले क्वार्टर के हिसाब से प्रॉफिट दिया है। जबकि सेल्स कितना है 241.73 और उसमें कितना वेरिएंस है 2.47%, यानी कि 2.47% पिछले क्वार्टर के सेम ईयर में ये अभी से ज़्यादा है। अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो कितना है 21.64, जबकि अभी 3 साल के अंदर इसने कितने रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है 16.55। दोस्तों मैंने ये 3 शेयर आपके सामने रखा है, आप इसे जाकर रिसर्च करें और देखें, क्योंकि ये कंपनी जो 3 कंपनी जो मैंने रखा है यहाँ पर, तीनों कंपनी डिविडेंड भी देती है और अच्छी खासी इनकी ग्रोथ भी हुई है और लगातार ये अच्छा रिटर्न दे रहा है। इसको अब चाहे आप कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें या फिर इसको मार्केट कैप को देखें या डिविडेंड को देखें कि डिविडेंड भी दे रही है। और इस तीनों कंपनी को आप जाकर आगे देख सकते हैं और आगे चेक कर सकते हैं कि इनका फंडामेंट काफ़ी मजबूत है। मैंने इसके ऊपर डीपली अभी वीडियो नहीं बनाया है, लेकिन रफली मैंने क्वांटिटी के ऊपर निकाला है। क्वालिटिव एनालिसिस नहीं किया, ना ही क्वांटिटिव एनालिसिस इतना डीपली किया है। लेकिन दोस्तों ये क्या है, ये शेयर तीनों शेयर अभी क्या है बहुत ज़्यादा गिरा है,
इस मार्केट क्रैश की वजह से। दोस्तों इस शेयर में आप जाकर देख सकते हैं कि ये किस तरह परफॉर्म किया है, अपने हिस्ट्री जाकर चेक कर सकते हैं और इसके बिजनेस मॉडल को जाकर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक शॉर्ट वीडियो था जो मैंने आपको बताया कि जब भी मार्केट क्रैश हो तो आप दो चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिए। पहले देखिए कि क्या वो इंटरनल फैक्टर है या एक्सटर्नल फैक्टर है, क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर जब होता है, जैसे अभी हुआ कि कोई न्यूज़ आ गया या फिर कहीं पे कोई वॉर शुरू हो गई जो इंडिया को डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है, जैसे कि मिडिल ईस्ट में भी वॉर हो गया, जो वॉर चल रहा है। तो अगर इजराइल ने दोबारा रिटेलिएट किया, पूरा मिडिल ईस्ट में ये झमेला बढ़ सकता है, ये वॉर बढ़ सकती है और जिससे इंडिया को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि इंडिया पूरा अपना 45% क्रूड ऑयल मिडिल ईस्ट से इम्पोर्ट करता है। और क्रूड ऑयल क्या होता है, किसी भी इकोनॉमी की बूम है अभी, उससे बहुत कुछ होता है। जिस तरह अगर क्रूड ऑयल का दाम बढ़ा तो उसके प्रोडक्ट कॉस्ट, इनपुट कॉस्ट वगैरह सब बढ़ जाता है। इनपुट कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट बढ़ने से क्या होता है, रेवेन्यू कम हो जाता है। रेवेन्यू कम होने से उसका अर्निंग कम हो जाता है। अर्निंग कम होने से क्या होता है, कंपनी खराब परफॉर्मेंस दिखाती है। उससे क्या होता है, इन्वेस्टर बाहर जाते हैं और उससे इन्वेस्टर बाहर जाने की वजह से मार्केट क्रैश होता है। यही हुआ इस बार। तो दोस्तों ये एक्सटर्नल फैक्टर है। इंटरनल फैक्टर ऐसा कोई नहीं है इस कंपनी में कि जो आपको टेंशन ले। इसमें क्या होता है, रिटेल इन्वेस्टर घबरा जाते हैं और लॉस में करके अपना निकल जाते हैं। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, बल्कि आप बने रहें, गौर से देखें कि अभी क्या होता है। अभी इन्वेस्ट भी नहीं करना है, अभी चेक करना है कि जब तक इजराइल रिटेलिएट नहीं करता है या छोटा मोटा रिटेलिएशन करता है जैसे इससे पहले उसने किया था, तो ऐसा कोई बड़ा असर नहीं होगा। बल्कि एक मौका है, एक बेनिफिट है जो हमें मिला है, या इससे अच्छा मौका भी हमें मिल सकता है कि अपना सस्ते दाम में अच्छा शेयर मिल सके। जैसा कि कोरोना का टाइम पे हुआ था कि उस वक्त क्या होता है, पैसे की ज़रूरत पड़ती है कि पैसा अपने पास होना चाहिए, अपने बैंक में पैसा होना चाहिए। पैसे को बचा के रखें ताकि ऐसे मौक़ों को बेकार जाने न दें, और सही मौके पर अच्छे शेयर जो ओवर वैल्यूड हो गए थे वो अंडर वैल्यूड हो जाते हैं और एक मौका बनता है। इस मौके में अच्छे पैसे बनते हैं। दोस्तों ये एक छोटा सा वीडियो था। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले।